हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम फिर देखेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी। जैसा कि इसके 7th पार्ट ऑलरेडी अपलोड कर दिए गए हैं, तो ये आपका है 8th पार्ट और होपफुली 9th पार्ट भी आएगा। उसके बाद आपका 10th पार्ट भी आएगा। तो 10th पार्ट तक तो करंट इलेक्ट्रिसिटी का इतना प्रॉब्लम है कि हम 10th पार्ट तक आपका करवा देंगे, और अगर कुछ क्वेश्चन बचेगा तो वो हम 11th और 12th पार्ट में लेके आएंगे। हालांकि 10th पार्ट तक इसको हम कवर अप कर लेंगे, तो थोड़ा सा वीडियो लंबा जाएगा। हालांकि पिछला वीडियो हम बहुत शॉर्ट रखे थे क्योंकि एक ही प्रॉब्लम किए थे। वो प्रॉब्लम थोड़ा सा किरचॉफ लॉ लूप लॉ पे बेस्ड था, तो उस प्रॉब्लम को हम बहुत छोटा लेक्चर वो था आपका 30 मिनट का। होपफुली आपका सारा वीडियो 50 to 60 मिनट का आपका होगा। तो आइए इस सीरीज में, जैसा कि हम देख रहे थे 12th का सारा मेजर पार्ट, 12th का जितना भी आपका मेजर पार्ट है उसको हम कवर अप कर रहे थे। तो इलेक्ट्रोस्टैट, कैपेसिटर, ईएमआई, मैग्नेटिज्म, फुल एसी, अल्टरनेटिंग करेंट। तो इतना चैप्टर, यानी कि अगर इसको हम देखें तो आपका 5 चैप्टर जो कि बहुत ज़्यादा वेटेज रखता है, ये आपका 12th पार्ट का सारा टॉपिक है जो कि बहुत वेटेज है। जैसा कि मैग्नेटिज्म है तो मैग्नेटिज्म भी बहुत लंबा चैप्टर है। इलेक्ट्रोस्टैट की बात कर रहे हैं तो वो भी बहुत लंबा चैप्टर है। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके इसका हम लाते हैं, तो ये होपफुली बहुत बड़ा चैप्टर है। कैपेसिटर, गॉस लॉ का एप्लीकेशन सारा इसी में आपको देखने मिलेगा। ईएमआई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, फुल मैग्नेटिज्म, फुल एसी, अल्टरनेटिंग करंट। तो इतना चैप्टर का जेईई एडवांस में अब तक के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे सारे को एक एक करके आपको अपलोड कर दिया गया है। आप जाइए, आपको सारे विथ एनालिसिस, चाहे वो कंसेप्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू से हो, एनालिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हो, या ग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू वाला भी हम कवर किए। तो अगर इस सीरीज को, अब होपफुली करंट इलेक्ट्रिसिटी इसका लास्ट टर्म है क्योंकि ये बहुत बेसिक चैप्टर है, इसीलिए हम इसको लास्ट में रखे थे। तो पहले हम इलेक्ट्रोस्टैट देखे, कैपेसिटर देखे, ईएमआई देखे, मैग्नेटिज्म देखे, फिर एसी देखे। इसके बाद हम जो कवर करेंगे वो है आपका हीट एंड थर्मो, क्योंकि इससे बहुत क्वेश्चन पहले भी पूछ चुका है। तो हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स, तो हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स ये चैप्टर आपको यहाँ पे दिख रहा है। और होपफुली 11th का जो भी टॉपिक है, जैसा कि रोटेशन, इसको रोटेशन, एसएचएम, और आपका आ जाएगा सीओएम, सेंटर ऑफ मास कोलिजन। इस चैप्टर को भी आगे हम देखेंगे। और उससे लॉज ऑफ मोशन रहेगा, प्रोजेक्टाइल रहेगा। और इस चैप्टर को, यानी कि ये जो आपका मैकेनिक्स पार्ट वाला जो भी है, ग्रेविटेशन भी आ जाएगा आपका। तो इस पार्ट को हम नेक्स्ट, मतलब अगले सीरीज में हम कवर करेंगे। तो इस पार्ट पे भी फोकस है। और एक पार्ट आपका 12th में बच गया है जो आपका है मॉडर्न फिजिक्स। तो इसको हम लास्ट में कवर करेंगे, जिससे आपका सारा पार्ट कवर हो जाए। जेईई मेंस की तैयारी आप कर रहे हो, जेईई मेंस या नीट, तो सब के लिए आपके लिए, क्योंकि अगर आपका जेईई एडवांस तक का कंसेप्ट क्लियर हो तो होपफुली वो सब करवाना नहीं पड़ेगा। और रही बात एग्जाम, जो आपका है अभी एग्जाम के बीच का गैप, आपको होपफुली 4 और 5 मंथ है, तो उतना में कवर अप सब चीज आराम से एकदम हो जाएगा आपका। सो ये जो क्वेश्चन है, ये जो हम करवाने वाले हैं, ये क्वेश्चन जेईई एडवांस, यानी उस समय एडवांस ही होता था, हालांकि उस समय सिर्फ आईआईटी जेईई था, 1986 में 4 मार्क्स का पूछा है। तो बहुत सारे क्वेश्चन जो कि 6 मार्क्स का था वो हम कवर अप कर लिए हैं। अब जो बचा 4 मार्क्स, 2 मार्क्स, उसको हम कवर करेंगे। तो जो बहुत इजी क्वेश्चन है उसको हम कवर अप शायद नहीं करें। और लास्ट में अगर जेईई मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से आप कर रहे हैं तो नीट पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं तो उसको हम कवर अप लास्ट में हम कर लेंगे।
तो ये जो सीरीज है इसको कवर करते हुए हम हीट थर्मो पहुंचते हुए ये रोटेशन, एसएचएम, सेंटर ऑफ मास, ग्रेविटेशन, कॉलिजन, इन सारे चैप्टर को कवर करके हम लास्ट में फिर पहुंचेंगे हम मॉडर्न फिजिक्स पे। मॉडर्न फिजिक्स को लास्ट में रखें, ये सब इजी चैप्टर है। तो इसमें और एक हीट एंड थर्मो, इससे बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है, पूरा हीट हम इसमें कवर करेंगे जिससे हीट का भी आपका प्रॉब्लम कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाए। और होपफुली अगर सारा चीज आपका कवर अप हो जाएगा तो कोई भी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे नीट पॉइंट ऑफ व्यू से हो, जेईई मेंस, जेईई एडवांस या कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम, इतने कंसेप्ट के बाद आपका एक भी प्रॉब्लम स्किप नहीं, मतलब ऐसा नहीं लगेगा कि आप ऐसा कंसेप्ट कभी देखे नहीं होगा। बाकी दिक्कत थोड़ा बहुत हो सकता है, एनालिटिकल, ग्राफिकल थोड़ा बहुत दिक्कत हो सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि इतना के बाद आपको कोई भी एग्जाम, चाहे वो जेईई एडवांस 2021 का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उनके लिए ये एक सुनहरा सा अपॉर्चुनिटी है। तो आइए हम शुरू करते हैं आज के इस लेक्चर में। ये आपका होपफुली 8 पार्ट है, ऐसे 10 पार्ट तक तो बिल्कुल श्योर है कि आएगा ही, क्योंकि बहुत सारे प्रॉब्लम करंट इलेक्ट्रिसिटी पे अब तक पूछे गए हैं। ये सीरीज आपको जो है एक इसी महीना में, यानी कि नवंबर टू दिसंबर में ये होपफुली खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम नेक्स्ट सीरीज जो है 11th पार्ट का शुरू करेंगे, तो उसमें भी आपको बहुत टाइम लगने वाला है, क्योंकि हीट जो है, हीट एंड थर्मो भी बहुत लंबा चैप्टर है। बाकी मैकेनिक्स का हम देखेंगे। तो इसमें इससे पहले हम आपको बता दें कि हम जो है आपको HC वर्मा का सॉल्यूशन भी हम बहुत सारा चैप्टर का डाल चुके हैं। पूरा रोटेशन का हम डाल दिए हैं, पूरा SHM का डाल दिए हैं, पूरा इधर ग्रेविटेशन तो अभी हम नहीं शुरू किए हैं। ग्रेविटेशन हम लास्ट मतलब पहले 12th, क्योंकि 12th पार्ट जो है ना ज़्यादा वेटेज रखता है, ये आपका 55% वेटेज रखता है, तो पहले इसको कवर कर लेंगे, फिर जो ये बचेगा 45% इसको हम लास्ट में कवर करेंगे विद द हेल्प ऑफ मॉडर्न फिजिक्स। तो आइए हम इस क्वेश्चन को देखेंगे। ये क्वेश्चन बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। आपसे ये पूछ रहा है कि ये जो 4 माइक्रोफेराड का ये जो कैपेसिटर है, इसमें आप बताइए एनर्जी स्टोर्ड इन 4 माइक्रोफेराड कैपेसिटर। ये आपका इसमें आपको 1 एम्पियर का करंट, तो जैसा कि पिछले लेक्चर में हम देखे थे लूप लॉ, किरचॉफ लॉ, अब इसमें हम देखते हैं जंक्शन लॉ या पॉइंट लॉ, इसको बोलिए जो भी, पॉइंट लॉ। अब ध्यान से देखिए, जंक्शन पॉइंट, इसको जंक्शन लॉ बोलिए या जंक्शन पॉइंट। अब ये होता क्या है, अब इसका समझिए कि ये क्वेश्चन जो है, समझिए कि उसका एप्लीकेशन है। पिछला जो लेक्चर लिए थे वो हम पूरे लूप लॉ पे लिए थे, किरचॉफ लॉ पे लिए थे। तो अब हम देखते हैं जंक्शन पॉइंट। अब जंक्शन पॉइंट ये कहता है कि जितना करंट एक पॉइंट से होके गुजरता है, यानी कि नेट पॉइंट, यानी जितना आता है उतना वो चला जाता है, यानी कि किसी भी पॉइंट पे करंट का फ्लो होता है, चार्ज का फ्लो होता है, उसी को करंट कहते हैं। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, दैट इज करंट, यानी कि उसका फ्लो होता है। अगर इधर से अगर 2 एम्पियर का करंट इधर इन कर रहा है, इधर से 1 एम्पियर का करंट इन कर रहा है, तो यहां से क्या होगा, यहां से 2 एम्पियर इधर आया, एग्जैक्टली ये दोनों मिलकर मिलेगा। अब ध्यान से देखिए, इधर तो इधर से 1 एम्पियर का करंट ऊपर से आ रहा है, 2 एम्पियर का करंट इधर से आ रहा है। अब ये दोनों ऐड होके इधर जाएगा, इधर से आया आपका 2 एम्पियर, एग्जैक्टली ऊपर से कितना आ रहा है, 1 एम्पियर का करंट, ये दोनों ऐड होके इधर जाएगा और इधर कितना जाएगा, 3 एम्पियर का करंट। ये बात आपको समझ में आता है, यानी कि कोई भी अगर इस पॉइंट को, लेट्स दिस पॉइंट इज M, तो अगर दोनों ऐड होके जा रहा है, यानी कि अगर इधर से 2 एम्पियर का आया और इधर से 1 एम्पियर का आया और दोनों ऐड होके इधर क्या हो जाएगा, 3 एम्पियर, क्योंकि करंट जो है, करंट को आप अलजेब्रा के तरह ऐड कर सकते हैं कि इधर से 2 एम्पियर, इधर से 1 एम्पियर, तो इधर से 3 एम्पियर। अब ध्यान से देखिए, इधर से भी 1 एम्पियर आ रहा है, इधर से भी 1 एम्पियर आ रहा है। तो एक बात आप ऐसे कर सकते हैं, या तो आप ऐसा सोचिए कि 1 एम्पियर वाला करंट सारा इधर चला गया, यानी कि इस M वाले पॉइंट पे, एक तो आप ऐसा भी सोच सकते हैं कि 2 एम्पियर का करंट है, ये आया और सीधे निकल गया, यानी कि इस
एम पॉइंट पे, यानी कि अगर हम देखेंगे कि जंक्शन लॉ, जंक्शन पॉइंट, अगर ये इस पॉइंट को m दे दे और इस पॉइंट को लेट्स दिस पॉइंट इज m, सो जंक्शन पॉइंट m की अगर हम बात करें तो क्या होगा कि इस m पॉइंट पे अगर देखें तो जो भी करंट आएगा वो इससे पास करेगा, वहां पे करंट का क्या होना चाहिए, फ्लो होना चाहिए। चार्ज का जो फ्लो होता है उसको करंट कहते हैं। तो चार्ज कभी रुका नहीं होता, उसका फ्लो होता है। जब पानी जिस टाइप से फ्लो होता है वो रुक नहीं सकता, रुकेगा तो फिर उसमें करंट नहीं होगा। जब तक वो फ्लो करेगा तब तक ही करंट होगा, इसीलिए इसको कहते हैं जंक्शन पॉइंट। जंक्शन मतलब कि वो, ये जो एम पॉइंट है एक ऐसा पॉइंट है जो इधर जाने और इधर जाने, हर जाने वाले रास्ते से होके जाता है। तो ये जो पॉइंट है ये कॉमन पॉइंट है, और इसी कॉमन पॉइंट को हम कहते हैं जंक्शन लॉ या किरचॉफ लॉ या लूप लॉ, जो भी आप समझिए, कि जिस भी पॉइंट से होके जाता है उस पर्टिकुलर पॉइंट पे करंट अगर पूछे, यानी कि अगर हम पूछे कि करंट एट द पॉइंट m क्या होगा, दैट इज 0। यानी कि करंट क्या है, करंट क्या है, चार्ज का फ्लो है। इट इज द फ्लो ऑफ चार्ज, कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ द चार्ज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट इज करंट। तो अगर हम इस पर्टिकुलर m पॉइंट की बात करें कि जितना भी करंट उधर से आ रहा है इधर से आ रहा है, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे करंट कभी रुकेगा नहीं, क्योंकि करंट का मतलब ही है फ्लो ऑफ चार्ज। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर करंट पूछे तो 0। तो आप ऐसा सोचिए कि अगर 2 एम्पियर का करंट इधर से आया है तो m पे तो कभी रुकेगा नहीं, यानी कि ये आगे चला जाएगा। और ये 1 एम्पियर का अगर आया है तो ये क्या होगा, ये भी आगे चला जाएगा। तो इधर से 1 एम्पियर गया। अब ध्यान से देखिए, या तो आप ऐसा सोचिए कि 1 एम्पियर और 2 एम्पियर इधर जाके अगर ऐड हुआ, करंट को आप अलजेब्रा की तरह जोड़ सकते हैं। करंट का डायरेक्शन होता है पर इट्स नॉट ए वेक्टर क्वांटिटी। करंट कभी भी वेक्टर क्वांटिटी नहीं होता है। तो दोनों को आप ऐड कर सकते हैं कि ये 2 एम्पियर का, ये 1 एम्पियर का, तो इधर जो जाएगा वो 3 एम्पियर का है। तो आप कह सकते हैं कि m पॉइंट पे चार्ज कुछ है नहीं, कि 2 एम्पियर इधर से आया, 1 एम्पियर इधर, इधर 3 चला गया। अब ध्यान से देखिए, इधर से आपका क्या आएगा, 1 एम्पियर इधर से आएगा, एग्जैक्टली इधर कितना जा रहा है, 2 एम्पियर। अब ध्यान से देखिए, इधर होगा 1 एम्पियर, इधर का 2 एम्पियर, यानी इधर से अगर आप ऐसा भी सोच सकते हैं कि इधर से 1 एम्पियर इधर से आया, 2 एम्पियर, और इधर क्या गया, 3 एम्पियर। यही है कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, यानी जंक्शन पॉइंट पे करंट का फ्लो, यानी कि उस पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए, आपसे पूछ रहा है कि स्टेडी स्टेट में, तो अगर 2 एम्पियर इधर से आया और 1 एम्पियर इधर, तो 3 एम्पियर इधर चला गया। अब ध्यान से देखिए कि इधर से 1 एम्पियर है और इधर से 1 एम्पियर होगा, 1 और 1 इधर क्या हो जाएगा, 2 एम्पियर हो जाएगा। तो यही है आपका, इसी कहते हैं कि जंक्शन लॉ, पॉइंट लॉ या किरचॉफ लॉ या पॉइंट लॉ आप बोलिए, तो इसी कहते हैं कि जो आ रहा है और उसको करंट को हमको कैसे ऐड करना है, सिंपल अलजेब्रा की तरह। अब स्टेडी पॉइंट पे क्या होता है, करंट इधर क्यों नहीं जा पाता है कि सारा करंट इधर मिल, क्योंकि स्टेडी पॉइंट पे हम जैसा कि बता दिए हैं, ये जो प्रॉब्लम है इसमें आपको गिवन है कि ये जो है सर्किट है वे अपना स्टेडी स्टेट को अटेन किया, और जब कैपेसिटर स्टेडी स्टेट को अटेन करता है तब क्या होता है, वो मतलब उसको आप सर्किट से हटा सकते हैं अगर वो स्टेडी स्टेट को अटेन कर लिया। इफ कैपेसिटर गेन्स देयर स्टेडी स्टेट, सो कैपेसिटर इज डिसमिस्ड इन दैट सर्किट। तो क्या हो जाएगा, इधर से करंट ही नहीं पास करेगा, और अगर करंट पास ही नहीं करेगा तो ये क्या हो जाएगा इधर से। तो अब ध्यान से देखिए, करंट पास नहीं करेगा और आपसे क्या पूछ रहा है कि आप बताइए इसमें कितना स्टोर्ड एनर्जी होगा। यानी कि आपसे पूछा है कि फाइंड द एनर्जी स्टोर्ड इन दिस 4 माइक्रोफैराड कैपेसिटर। तो अगर इसमें हम देखें तो क्या है, तो आप ऐसा समझिए कि आपका ये जंक्शन लॉ है या जंक्शन पॉइंट, तो ये किया क्या, इधर से 1 एम्पियर का करंट लाया। इसको अगर हम शॉर्टली समझना चाहें,
इधर से ये 2 एम्पियर का करंट लाया और ये दोनों मिक्स होके इधर चला गया, ये आपका 3 ओम का। तो और इधर नीचे एक कैपेसिटर है, तो ध्यान से देखिए 1 ओम और 2 ओम दोनों सिंपली आप अलजेब्रा की तरह ऐड किए और ये चला गया। ये इस जो पर्टिकुलर पॉइंट जिसको हम एम लिए हैं, यहां पे करंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी जितना करंट आया उतना करंट पास कर जाएगा। और इधर वाला, अब इसको हम आगे एक्सटेंड करते हैं, कैपेसिटर और रेजिस्टर इसमें हम शो नहीं कर रहे हैं। अब ये आगे जाएगा 3 ओम का। अब इसका इधर एक ब्रांच इधर भी है और एक ब्रांच इसका इधर भी है, और इधर से इसमें इन कर रहा है 1 एम्पियर का करंट। अब इधर जो है इसको जाना है 2 एम्पियर, तो 2 एम्पियर कैसे इन करेगा, अब ध्यान से देखिए यहाँ पे 1 एम्पियर है और इधर जा रहा है 2 एम्पियर, तो ये 1 एम्पियर इसको होना पड़ेगा, यानी कि इधर वाले को 1 एम्पियर होना पड़ेगा। यानी कि जितना दोनों ऐड होता है वही करंट एक तरफ पास करता है। तो इस पॉइंट पे, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, एन पॉइंट पे अगर हम देखें तो इस पर्टिकुलर पॉइंट यानी करंट एट द पॉइंट एम एंड करंट एट द पॉइंट एन दैट इज 0, दिस इज द जंक्शन पॉइंट। दिस इज जंक्शन पॉइंट। ये आपका क्या है, इसको कहते हैं हम जंक्शन पॉइंट या पॉइंट लॉ, जो भी आप कहिए, पॉइंट लॉ। यानी इस पर्टिकुलर पॉइंट पे करंट का मतलब देयर इज नो करंट, तो जितना करंट आया, बस ऐसे समझिए कि जंक्शन पॉइंट को आप समझने के लिए कि जितना करंट आया उतना करंट उससे आगे फ्लो हो जाता है। करंट का मतलब ही है फ्लो ऑफ द रेट ऑफ द फ्लो विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट इज करंट। तो इधर से आया 1 एम्पियर का करंट, इधर से भी आया आपका 2 एम्पियर का करंट, और ये दोनों 3 एम्पियर का करंट इधर आया, और यहां पे 1 क्यों बचा, अब बाकी 2 एम्पियर किधर चला गया। तो अगर इधर से 3 एम्पियर यहां से इन किया तो 3 एम्पियर यहां तक पहुंचा होगा, 1 + 1 2। तो ध्यान से देखिए दोनों डायरेक्शन दोनों ऐड हो गया और ये इस डायरेक्शन में जा गया। जैसे कि पिछला जो क्वेश्चन किए थे उसमें भी हम यही देखे थे कि I2 आया, 2 ब्रांच उसका लास्ट में दोनों ऐड हो जाता है, तो सिंपली अलजेब्रा की तरह ऐड होता है। तो यहां पे आपको इस जंक्शन पॉइंट पे एक IN पॉइंट पे भी वही होगा कि इधर से 3 एम्पियर का है। अब हमको कैसे पता चला कि यहाँ पे 1 एम्पियर होगा, एग्जैक्टली ऐसे पता चला कि ये जो है ये क्या हो जाएगा, जंक्शन पॉइंट हो जाएगा। और अगर जंक्शन पॉइंट हो जाएगा तो किरचॉफ जंक्शन लॉ के थ्रू हम कहेंगे कि इस पॉइंट पे तो करंट रुकने वाला नहीं है। अगर इधर से 1 एम्पियर आ रहा है और उधर से 2 एम्पियर है, इधर तो जा नहीं सकता है। क्यों नहीं जा सकता है, क्योंकि ये स्टेडी स्टेट को अटेन कर लिया है। तो स्टेडी स्टेट को जब अटेन कर लेता है तो उसमें करंट का फ्लो नहीं होता है। तो इधर से आया 1 एम्पियर और इधर जाना है इसको 2 एम्पियर, तो इसको 1 एम्पियर होना पड़ेगा, क्योंकि इधर से तो कोई करंट आ ही नहीं रहा है, तो इसको 1 एम्पियर होगा। तो 1 + 1 तो दोनों ऐड हो जाएगा 1 एम्पियर, और 1 एम्पियर इधर जाके 2 एम्पियर चला जाएगा। तो ये तो आपको बात समझ में आती है। ये आपका है जंक्शन पॉइंट, किरचॉफ जंक्शन पॉइंट या जंक्शन लॉ या पॉइंट लॉ, जो भी बोलिए। तो ये बात आपको समझ में आती है। लेकिन आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा ये नहीं है कि आप बताइए करंट इससे कहाँ पास होगा, क्योंकि उसे पता है कि जब इफ कैपेसिटर गेन्स देयर स्टेडी स्टेट देयर इज नो करंट व्हिच इज पासेस थ्रू द कैपेसिटर, but it still have their potential, it gain their potential. So find the value of energy which is stored in the capacitor, that is a half CV². So you have to find the potential difference between these 4 microfarad capacitor. अब हम इसका पोटेंशियल कैसे निकालें, यानी कि आपको क्या चाहिए, Vm - Vn। चलिए Vm - Vn अगर हमारा आ गया तो ये समझिए कि ये क्वेश्चन हमसे बन गया। बाकी आपका जंक्शन लॉ, किरचॉफ लॉ पिछला दोनों लेक्चर, यानी कि जो 7th पार्ट लाए और ये आपका 8th पार्ट, दोनों में आपका कवर अप हो जाएगा। और बहुत सारा बढ़िया क्वेश्चन है, जैसे आपको क्लियर हुआ कि 1 ऐड हुआ और ये इधर चला गया, इधर क्यों नहीं गया, इधर जाने क्योंकि ये अपना स्टेडी स्टेट को अटेन कर लिया। तो ये बात समझ में आता है। अब हम निकालेंगे Vm - Vn।
अब वो कैसे निकालेंगे, तो वो हम इस पॉइंट से निकालेंगे कि अब ध्यान से देखिए कि अगर उसकी हम बात करें और अगर ये स्टेडी स्टेट को अटेंड नहीं करता है, यहाँ पे कोई रजिस्टर ही होता तो क्या होता, 1 एम्पियर आया है तो 1 एम्पियर पास कर जाएगा, 2 एम्पियर इधर आया है तो 2 एम्पियर आगे चला जाता। सिंपल सा बात है, इस टाइप का ही। तो अब हमको क्या निकालना है, अब हमको निकालना है Vm माइनस Vn का वैल्यू। तो अगर Vm मतलब अब ये क्वेश्चन बहुत आसान हो गया, अब हमको सिंपली पोटेंशियल निकालना है। तो जब पोटेंशियल निकालना है दैट इज Vm माइनस Vn, इसका वैल्यू। अब Vm हम कैसे निकालें, अब ध्यान से पहले हम इसके बीच में निकाल लेते हैं। तो इसके बीच में अगर हम देखें तो ये आपका है +4, इसके पॉजिटिव टर्मिनल से मिले, और इसमें जो करंट का फ्लो हो रहा है वो किधर हो रहा है, इधर हो रहा है, और कितना 2 एम्पियर, यानी I इंटू आर, जैसा कि V बराबर क्या होता है I इंटू आर। तो एक तो पोटेंशियल +4 मिला, यहां तक जाते जाते इसके पास कितना पोटेंशियल बचेगा, तो यहां तक जाते जाते अगर हम देखें इस पर्टिकुलर पॉइंट पे तो +4 और 3 इंटू 2 दैट इज 6, यानी कि +4 + 6 दैट इज 10 एम्पियर। तो ये आपका आ जाएगा 10 वोल्ट, यानी कि Vt माइनस Vm का वैल्यू आपका जो आ गया वो आपका आ गया 10 वोल्ट। अब ध्यान से देखिए, अगर इसके बीच में हम बात करें, यानी कि इस पॉइंट को लेट्स दिस पॉइंट इज, क्योंकि हमको निकालना है इसके बीच में M और N के बीच में, इसके बीच में आपका आ गया कितना 10 वोल्ट। अब इसके बीच में अगर हम निकालें, यानी कि V, इसको S ले लेते हैं, Vs माइनस Vn, तो यहां से अगर हम वैल्यू देखें तो ये आपका पहला आएगा +3, और इधर करंट का फ्लो इधर भी 2 एम्पियर का है, तो V बराबर 2 इंटू इसका रेजिस्टेंस 1 है, तो ये आपका आ जाएगा 5 वोल्ट। तो यहां तक आपका आ गया, यानी कि यहां तक पोटेंशियल ये था, यहां तक पोटेंशियल जाते जाते आपका Vm और Vt ये आ गया। और आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए M और N के बीच में। तो अगर हम देखें तो इसका जो पोटेंशियल होगा इसके बीच में, तो इसके बीच में अगर हम पोटेंशियल देखें तो ये आपका आ जाएगा, इसका आ गया 10, इस पॉइंट पे पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि ये अगर +4 है तो ये आप देखें तो अगर हमको पोटेंशियल निकालना है Vm माइनस Vn, तो M से एक डायरेक्टली हम M से N आ सकते हैं, और एक हम इधर से घूम के आ सकते हैं। तो एक बार हम जरा उधर से आए, तो जैसा कि आपको पता है कि इसमें जो करंट है वो 3 एम्पियर का है, तो 3, और इसका रेजिस्टेंस आपको दिया हुआ है, इसमें करंट 2 एम्पियर का है और 3 ओम इसका रेजिस्टेंस है, तो 3 इंटू 2, और फिर इधर आपका है इसमें, एक मिनट, करंट इसमें जो है 3 एम्पियर का है, और रेजिस्टेंस भी इसमें क्या है 3 एम्पियर का, 3 ओम का, तो 3 इंटू 3। फिर इधर आपका आए तो इसमें करंट 3 ओम का है, 3 एम्पियर का, और इसमें रेजिस्टेंस है आपका 1 ओम का। तो ये आपका आ गया एग्जैक्टली यहां तक पहुंचे, और इधर चला जाता है, क्या चला जाता है, तो इधर 3 इंटू 3, यानी कि ये आपका 3 ओम का है, और इसमें 1 ओम और 2 ओम दोनों ऐड होके इधर किधर गया, इधर गया 3 ओम, क्योंकि ये स्टेडी स्टेट में है, इधर करंट का फ्लो होगा नहीं, तो इधर से हमको क्या निकालना है, तो आप डायरेक्टली M से N के लिए निकाल सकते हैं, ये आपको करना जरूरी नहीं था। तो M से N के लिए हम क्या करेंगे, ये आपका 1 एम्पियर, ये आपका 3 एम्पियर, तो 3 इंटू 3, और ये आपका 1 एम्पियर इंटू 3, और यहां तक पहुंचे। अब इधर जो है करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो 2 ओम, और इधर जो आपका है 1, तो ये आपका आ जाएगा 3 3 जा 9, 9 प्लस 3 12, और 12 प्लस 2 दैट इज 15 वोल्ट। ये आपका आ गया Vm से Vn का आपका वैल्यू। ये आपका 5 ओम का है, ये 5 ओम का रेजिस्टेंस है, 3 ओम इसमें जो है
3 एम्पियर का इसमें करंट मूव कर रहा है, तो 5 इंटू 3 15 प्लस 3 प्लस 2 दैट इज 20 वोल्ट। तो आपका सब कुछ आ गया। Vm माइनस VL, तो Vm से इधर गए तो आपका करंट क्या था, इधर से 1 एम्पियर आया, इधर से 2 एम्पियर, तो इधर क्या हो गया 3 एम्पियर। इधर तो जा नहीं सकता था, ये स्टेडी स्टेट को अटेन कर चुका था, तो यहाँ पे क्या था 3 एम्पियर इंटू 5, 3 इंटू 5, 3 इसका 3 एम्पियर है करंट और 5 ओम इसका रेजिस्टेंस है, प्लस यहाँ से आपका आ जाएगा और दोनों को ऐड कर देंगे तो ये आपका आ जाएगा एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर हाफ CV स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए, C भी आपको पता है, V भी पता है, तो ये आपका आ जाएगा, इसका वैल्यू अगर निकाल लें तो आपका क्या आ जाएगा, हाफ C का वैल्यू आपको दे दिया हुआ 4 इंटू 10⁻⁻6 फैराड इंटू V स्क्वायर, तो V आपका आ जाएगा पोटेंशियल दैट इज 400। तो ये आपका आ जाएगा, ये 2 से आपका हो जाएगा, तो यहाँ से अगर देखें तो वैल्यू आपका आ जाएगा 2 0 यहाँ से कैंसिल, तो यहाँ पे 2 इंटू 4 इंटू 8 10⁻³ वोल्ट, यानी कि 8 मिली वोल्ट आपका आ जाएगा। इतना मिली जूल करंट इसमें, इतना मिली जूल इसमें एनर्जी स्टोर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन जो जंक्शन पॉइंट पे था, किरचॉफ लॉ, पॉइंट लॉ, इस पे आपका फुल्ली बेस्ड था। तो ये जो क्वेश्चन था काफी कंसेप्चुअल था, जो कि आपका किरचॉफ लॉ, लूप लॉ और पॉइंट, जंक्शन पॉइंट पे ये बेस्ड था, जो कि बहुत अच्छा क्वेश्चन था। ये जेई 1986 में हुआ। आर इक्विवेलेंट बिटवीन ए एंड बी, तो अगर ध्यान से देखिए ए, तो ये ए हो जाएगा, ये भी ए हो जाएगा, और अगर बी है तो ये बी होगा, तो ये भी बी होगा। और एक और पॉइंट देते हैं ए और बी के बीच में, तो ये बी हुआ, तो इस पॉइंट को अगर हम सी देते हैं, लेट्स दिस पॉइंट इज सी, सो दिस इज सी, दिस इज सी। अब इस पॉइंट को अगर हम एक और पॉइंट दे दें डी, तो ये डी हो जाएगा और ये डी हो गया। अब होपफुली सब, यानी कि ए से बी जाने में हमको 2 पॉइंट से होके जाना पड़ता है, एक सी है एक डी है। तो ए डी के बीच में आपको, ए और सी के बीच में आपको एक डायरेक्टली है 100 ओम, तो ए और सी के बीच में आपको एक रेजिस्टेंस मिला, और ये आपका कौन सा रेजिस्टेंस है 100। ए और डी के बीच में भी आपको एक मिला, ए और डी के बीच में ये भी आपका 100 ओम है। हम सी, ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम पहले निकाल लेते हैं। तो अगर यहां से देखें तो सी और डी के बीच में डायरेक्टली कनेक्ट नहीं है, सी इधर है और डी इधर है, तो सी और डी के बीच में हमको डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है। बी और डी के बीच में, ए और बी के बीच में हमारा डायरेक्ट एक है 400, तो ये आपका है डायरेक्टली 400। और कौन सा है, बी और सी के बीच में, बी और सी के बीच में एक है, बी और सी के बीच में ये आपका है 200 ओम, बी और सी के बीच में, और एक बचा ए और सी के बीच में, ए और सी के बीच में है, तो टोटल कितना है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, एक और बचा वो बी और डी के बीच में है, ये आपका सी और डी के बीच में, सी और डी के बीच में आपका क्या है, तो सी और डी के बीच में भी आपका एक डायरेक्ट है, और बी और डी के बीच में, बी और सी के बीच में है, बी और डी के बीच में कभी हो ही नहीं सकता, बी और डी के बीच में, तो ए और सी और डी के बीच में आपका यहां दिखा, सी और डी के बीच में 100। अब हम यहां से निकाल लेते हैं आर इफेक्टिव हम निकाल लेते हैं। तो यहां से अगर आर इफेक्टिव का हम वैल्यू निकाल